यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए है। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है और मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हम फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, पार्टिकल्स की मोशन, उस पर जो फोर्स एक्टिव हैं उनकी स्टडी, और रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल एंड नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज़, वो सब स्ट्रक्चर, सब बॉडी के स्ट्रक्चर जो है हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। अब ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स की और भी ब्रांचेज हैं, तो अगर मैं उन ब्रांचेज को लूँ तो सबसे पहले आता है स्टैटिक्स, सेकंड काइनेमेटिक्स एंड थर्ड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, जब कोई बॉडी या पार्टिकल रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसकी स्टडी मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में हम करते हैं वो होती है स्टैटिक्स। यानी पार्टिकल इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इस कंडीशन में जब पार्टिकल होगा तो उसकी स्टडी आएगी स्टैटिक्स में। काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन को स्टडी किया जाएगा, बट नॉट द फैक्टर्स responsible for this motion। काइनेमेटिक्स में पार्टिकल की मोशन को स्टडी किया जाएगा, लेकिन उस मोशन के रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स में उस फैक्टर को भी स्टडी किया जाएगा मोशन के साथ साथ। यानी इसमें क्या क्या स्टडी होगी? मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन। तो ये मैकेनिक्स के जो 3 पार्ट हैं, इनमें पार्टिकल की स्टडी तो होती है लेकिन उसको भी बारीकी से डिवाइड किया गया है। अब आगे चलते हैं कि मोशन क्या होती है। मोशन का हम स्टडी करने जा रहे हैं तो इस बात का भी तो पता चले कि मोशन होती क्या है। मोशन होती है जब किसी बॉडी की पोजीशन किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो रही हो। मान लीजिए मैं वो रेफरेंस पॉइंट हूँ जहाँ से किसी बॉडी की पोजीशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और टाइम के साथ उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, या तो बढ़ती जा रही है डिस्टेंस मेरे से या घटती जा रही है। तो जब टाइम के साथ किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तब हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो इन मोशन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम। विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में, रेस्पेक्ट में, अगर किसी दूसरे पॉइंट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि दूसरी बॉडी जो है वो मोशन में है। अगर चेंज नहीं होती है तो फिर हम बोलते हैं बॉडी रेस्ट में है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो अब ये मोशन के भी टाइप आते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तब उसकी मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ
और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसकी मोशन को कहा जाता है फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ये सिंगल पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट में अभी डिस्कस करेंगे, तो फिर ये अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो इसकी मोशन कहलाती है स्ट्रेट लाइन मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको बोल देते हैं, रेक्टिलिनियर। एक ऐसी टर्म आती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, लेकिन उसमें एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल की बनी हुई कोई बॉडी हो सकती है, वो सभी स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, यानी हर पार्टिकल किसी न किसी लाइन के पैरेलल मूव करेगा। मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन एक सिंगल पार्टिकल की नहीं, बहुत सारे पार्टिकल की बनी किसी बॉडी की, उसे ट्रांसलेटरी मोशन हम बोलते हैं। उसके बाद आती है एंगुलर मोशन। चलिए मैं ऊपर का हटा देता हूँ, चलिए अभी यहाँ पे लिखने की जगह है एंगुलर मोशन। जब किसी बॉडी का किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ एंगल चेंज हो रहा हो, एंगल मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तब उसकी मोशन को एंगुलर मोशन बोलते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगल चेंज नहीं हो रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रही है। अगर कहीं जाके इसका एंगल चेंज हो जाता, इस तरह से ये एंगल चेंज होगा, तब यहाँ पे मोशन हो जाती फिर एंगुलर मोशन। तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती है टाइम के साथ, when direction of motion changes with time, तब किसी बॉडी की मोशन को हम एंगुलर मोशन बोलते हैं। एक आती है फिर रोटेटरी मोशन। एंगुलर मोशन का ही एक पार्ट है रोटेटरी मोशन। एंगुलर मोशन में रोटेटरी मोशन में फ़र्क क्या है कि एंगुलर मोशन में कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई एक सिंगल पार्टिकल किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन कर सकता है, किसी एंगल को चेंज करते हुए। वो कर्व्ड मोशन हो सकती है कोई भी, लेकिन जो रोटेटरी मोशन होगी, रोटेटरी मोशन में पार्टिकल अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूमता रहेगा। उसमें फिर एक पार्टिकल नहीं, पार्टिकल से बनी हुई बॉडी हम कंसीडर करेंगे। एक बार मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट से बनी हुई है। तो अगर ये इस पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अराउंड घूम रही है, अपनी एक्सिस के चारों ओर, तो हर एक पार्टिकल अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा होगा और सभी ऑर्बिट्स का सेंटर इस बॉडी की रोटेशनल एक्सिस पे होगा। तो जब अगर ऐसी मोशन है तो फिर हम उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन में कोई पार्टिकल मोशन में तो होता है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर एक लिमिट में ही वो मोशन करता है, उस लिमिट से बाहर नहीं जाता है। ऐसी मोशन को फिर हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे घड़ी में पेंडुलम हम देखते हैं, बार बार अपनी वो इस पोजीशन के टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन करता रहता है। इस तरह की मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ये मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, जैसे कोई स्प्रिंग अगर हम खींच के छोड़ दें किसी बॉडी को, उसके बांध के, तो फिर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही आगे पीछे होती रहती है किसी एक फिक्स पॉइंट के। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं फिर
ऑसिलेटरी मोशन। तो इन मोशन की थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है अक्सर। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स along with a time clock. A time clock. A frame of reference is a system of coordinates and a time clock. With respect to this coordinate system, the positions, the displacement, the acceleration, etc. of other bodies can be described. किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो जिसे हम क्लॉक कह रहे हैं, उन दोनों को मिला के बनता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम दूसरी बॉडीज़ की स्टडी, दूसरी बॉडीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट, उनकी मोशन, उनकी एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह। तो जिस तरह से मान लीजिए एक आदमी, एक ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा है और वो किसी बस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आदमी हुआ ऑब्जर्वर, वो अपने साथ एक टाइम क्लॉक लिए खड़ा है, उसका अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी वो हो सकता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे खड़ा हो, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। सारे ऑब्जर्वेशन जो हम कंसिडर करते हैं वो ओरिजिन से करते हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में जो मूविंग बॉडी है दूसरी, वो बस, वो उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, उसका एक्सीलरेशन वगैरह ऑब्जर्व कर सकता है टाइम के साथ। उसके पास क्लॉक भी है, टाइम के साथ उसकी डिफरेंट पोजीशन को मेजर करके और उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सीलरेशन वगैरह उसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लस टाइम मेजरिंग डिवाइस। अब ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए बस भी अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वहाँ पे अगर कोई बैठा ऑब्जर्वर बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर वो ऑब्जर्वर हुआ और वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, वो अपने साथ टाइम मेजरिंग डिवाइस रखे हुए हो सकता है बस में बैठा हुआ आदमी, तो फिर वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी हो गया। वो दूसरों को भी ऑब्जर्व कर सकता है और बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई ऑब्जर्वर उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है। दोनों अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस पर चलते हैं। तो नंबर 1 आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे बोलते हैं जो या तो रेस्ट में हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, या ये कह दीजिए जो उसमें ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, और उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is valid and it is at rest or in equilibrium. इक्विलिब्रियम मीन्स कि अगर वहाँ पे फोर्स एक्टिव हैं तो सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो या तो रेस्ट में हो या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो और उसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड हो, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू हो सकता हो। सेकंड आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों को अपोजिट कर देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड, does not hold good
and it is not in equilibrium। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी ना हो और इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी अप्लाई ना हो सकता हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम मोशन में भी कह सकते हैं। डिपेंड करेगा कि ये मोशन किसके रिलेशन में हम कह रहे हैं, किसके रिलेटिव वो मोशन हो रही है। यानी मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर बाहर रोड पे है और बस मूव कर रही है, तो विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर द बस इज इन मोशन। ऑब्जर्वर का अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके रेफरेंस में टाइम के साथ उसकी पोजीशन और डिस्प्ले चेंज हो रही है टाइम के साथ। लेकिन जो ऑब्जर्वर बस में बैठा है, अगर वो बस में ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है किसी दूसरे पैसेंजर को, तो उसके रेस्पेक्ट में जो जहाँ बैठा है उसकी डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही। तो उस वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है जो बस में ही बैठा है, बस को ही ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर है वो बस को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में बस मोशन में है। तो यहाँ पे ये बात कई बार पूछ ली जाती है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं, अगर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो वो बॉडी रेस्ट में कही जा सकती है, और डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स? हम किसी पॉइंट को ओरिजिन मान के और वहाँ से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पे हम 3 प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। एक प्लेन तो वो जो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में आता है, इसका नाम हो जाता है एक्स जेड प्लेन। एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में बन जाता है एक प्लेन, ये हो जाता है अपना वाई जेड प्लेन। और एक प्लेन हमारा बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, ये प्लेन हमारा हो जाता है एक्स वाई प्लेन। इन तीनों प्लेन से जो स्पेस बना है, इन तीनों प्लेन को मिला के हम बोलते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन में इस एक्स वाई प्लेन पे लेता हूँ तो उस पर मुझे या तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलने वाला है या वाई कोऑर्डिनेट। केवल यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अगर एक्स एक्सिस पे वैल्यू 3 है और वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को पहले लिख देते हैं, वाई एक्सिस वाले को बाद में। तो इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उस पर जेड वाला कोऑर्डिनेट नहीं होगा। अगर जेड वाला कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है तो मुझे उस पर 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन पे। उसी तरह से अगर जेड प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उस पर या तो एक्स एक्सिस वाला रीडिंग होगी या फिर जेड एक्सिस वाला कोई पॉइंट होगा। और मान लीजिए ये पॉइंट मैं लेता हूँ, मान लीजिए जिसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे 2 और मान लीजिए जेड एक्सिस पे 3 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू मैं 2 लिखूँगा, जेड की वैल्यू 3 लिखी जाएगी। लेकिन वाई एक्सिस यहाँ पे है नहीं इस प्लेन में कहीं, तो वाई की जगह हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह से ये तीनों प्लेन मिलके बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें लेते हैं आगे वन डायमेंशनल मोशन। जब किसी बॉडी की मोशन एक ही एक्सिस के अलोंग होगी, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो एक्स वाई
और जेड एक्सिस में किसी एक एक्सिस के अलोंग ही मोशन हो, ये ओरिजिन है, तो राइट साइड को हम मान लीजिए प्लस एक्सिस मान लेते हैं, और बैक साइड में अगर चलते हैं तो फिर माइनस एक्सिस। उसी तरह से तीनों एक्सिस के प्लस माइनस हम ले सकते हैं। तो जब एक ही एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी की मोशन होती हो तो फिर उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मोशन अलोंग वन एक्सिस। टू डायमेंशनल मोशन, जब कोई मोशन किसी प्लेन में हो रही हो। अभी बताया था कि कोई भी प्लेन जो होगा वो कम से कम दो एक्सिस के बीच होगा। यहाँ पे एक्स और जेड एक्सिस के बीच ये प्लेन बना था, तो इसमें जो भी बॉडी मूव करेगी इस प्लेन पे, उसमें या तो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे या वाई कोऑर्डिनेट होंगे। तो जब किसी प्लेन पे मोशन होती है तो उसको फिर हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो मोशन इन प्लेन इज टू डायमेंशनल। अगर यहाँ इस प्लेन की मैं बात करता हूँ, यहाँ कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो वाई जेड प्लेन में कर रही है, उसके कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पे जीरो होगा। उसी तरह से ये जो प्लेन था इस पे कोई बॉडी मोशन करेगी तो वो भी टू डायमेंशनल कही जाएगी, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस वाली और एक डायमेंशन वाई एक्सिस वाली। यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो चलिए ये तो आप जानते हैं। फिर है थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी इन तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन पे ना हो, लेकिन इन तीनों प्लेन से घिरे हुए स्पेस में हो। जैसे मान लिया हम रूम को कंसिडर करें कि एक प्लेन हो गया उसका फर्श, एक से लगती हुई एक साइड की दीवार और दूसरी साइड से लगती हुई दूसरी दीवार, तो ये तीनों हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन। हम जो बेस है हमारा फर्श है उसकी दो साइड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, और तीसरी एक्सिस जो ये जहाँ दोनों दीवारें मिलती हैं उसको तीसरी एक्सिस मान लें, तो वहाँ हम तीन प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। एक प्लेन हो गया हमारा फर्श और दो प्लेन होगी लगी हुई दीवारें जो एक पॉइंट पे मिल रही हैं आके। तो इन ऐसे रूम के अंदर अगर कोई पार्टिकल कहीं बीच में हो, जैसे कोई मॉस्किटो वगैरह उड़ रहा हो, तो वो किसी भी प्लेन पे नहीं है लेकिन सभी प्लेनों से घिरे हुए स्पेस में है, तो ऐसी मोशन को जो तीनों प्लेन के बीच में हो उसको बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो एक्स एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट होंगे वहाँ पे, वाई एक्सिस के भी और जेड एक्सिस के भी। व्हेन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन स्पेस, यहाँ स्पेस से मतलब है वही कोऑर्डिनेट जो प्लेन्स कंसीडर किए गए थे उनके बीच में स्पेस में कहीं कोई बॉडी मूव कर रही हो। जो भी स्पेस है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच ही माना जाता है। कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन है, जिस स्पेस में वो मोशन हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफाइंड है कि कोई लिमिटेड एरिया में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बन सकता है। तो अब इसमें चलते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और हमने एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी के द्वारा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जितनी एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल की जाती है उसको बोलते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक पाथ ये हो सकता है जाने का, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। वहाँ से यहाँ तक जाने के डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। जिस भी पाथ से हम जाएंगे उसकी लेंथ वहाँ की डिस्टेंस कहलाएगी। तो इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन
टू पोजीशंस। इसका मतलब ये हुआ, डायग्राम से क्लियर है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंसेज एक से ज़्यादा हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। जिस भी पाथ से हम जाएं डिस्टेंस अलग हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है कि किस डायरेक्शन में हम गए थे, कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। इसलिए जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस वास्तव में एक एक्चुअल पाथ लेंथ होती है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड की हो सकती है। जैसे ये जो व्हीकल्स में डिस्टेंस मेजर करने का मीटर लगा होता है वो पाथ लेंथ ही मेजर करता है। अगर हम किसी पॉइंट से चल के और उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डिस्टेंस जीरो हो गई, जहाँ से चलते थे वहीं आ गए। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ की हुई, हमारा मीटर जो वाहन का है वो रीडिंग बता ही देगा। ऐसा नहीं है घर से चले घर पे आ गए मीटर ने रीडिंग जीरो दे दी हो। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ। इस पे एक और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल, ये कोई बॉडी है ए जो पहले बी पे गई और फिर सी पे पहुंची, तो ये पाथ था इसका जाने का। तो इसकी पाथ लेंथ इस डायग्राम के हिसाब से होनी चाहिए, जिसे हम डिस्टेंस कह सकते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस। ये इसकी पाथ लेंथ हुई। अगर ये सी से वापस चल के ए पे आ जाता है, अभी तो ये था ए टू बी और दो फिर बी से सी। अगर ये ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए आ जाता है तो तब इसकी पाथ लेंथ हो जाती है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तब इसकी पाथ लेंथ ये हो जाएगी। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्टेंस की कई बातें आई हैं इसमें। एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, इसके अंदर क्वांटिटी होती है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मोर देन वन यानी इनफाइनाइट हो सकती हैं, और बाकी एग्जाम्पल से मैंने कोशिश की है बताने की, तो ये कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर इसी बॉडी का एग्जांपल ले लेता हूं कि ए बॉडी जो है पहले ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो यह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ मूविंग बॉडी। और वो पोजीशंस जो हैं वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात हो रही है। जहाँ से चली वो इनिशियल पोजीशन कहलाती है, और जहाँ पे फाइनली जाके वो रुक गई वो उसकी फाइनल पोजीशन कहलाती है। या जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं फाइनल पॉइंट पे, अगर वो इससे भी आगे मूव कर रही है और हम उसको स्टडी नहीं करते तो उसको छोड़ेंगे, तो जहाँ पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं वो फाइनल पॉइंट माना जाता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा हूँ, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए से बी, बी से सी की लेंथ अगर 5 और 3 8 जोड़ी जाए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 6 कह दी जाए, तो 5 + 8 डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दोनों का शॉर्टेस्ट पड़ता है हमारा 6। ए से और सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस पड़ती है, सबसे छोटी डिस्टेंस किन्हीं दो बॉडी के बीच की, किन्हीं दो पोजीशंस के बीच की हो सकती है, तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उससे छोटी डिस्टेंस कुछ नहीं हो सकती। तो वो स्ट्रेट डिस्टेंस किन्हीं दो बॉडी के बीच की कहलाती है, किन्हीं दो पोजीशंस के बीच की कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी, और वो टू पोजीशंस हैं इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ इस डायग्राम में
अगर बॉडी ए से बी और बी से सी जाती है तो तब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आना चाहिए हमारा ए सी। और अगर बॉडी सी से ए पे वापस आ जाए, ए से बी पे गई, बी से सी पे और सी से ए पे वापस आ गई, तो इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी दोनों एक ही जगह हैं, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मान लीजिए इस तरह से, और ए से चल के और वो सामने वाले पॉइंट बी पे आ गई या फिर सी पे आ गई, तो सी पे विचार करते हैं कि सी पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से इस पाथ से चलती हुई आई है वो, तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगी वो ये पाथ की लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट जो लाइन होगी उसकी लेंथ होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका ए सी। चलिए अगर इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ तो इफ ए मूव्स along the path A to D, D to B, B to C, then डिस्प्लेसमेंट इसका होना चाहिए ए सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। लेकिन डिस्टेंस होगी ये पूरी, अगर इसकी सरकमफेरेंस निकाली जाए तो उसके 4 हिस्सों में से 3 हिस्से ये वैल्यू 3/4 ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। अगर इसकी रेडियस r थी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी टोटल इसकी जो सरकमफेरेंस बनती उसका 3/4 पार्ट। और अगर इस AC की वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि अभी तक R नहीं दिया हुआ था यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री है, ये भी R है, ये भी R है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारी आ जाएगी R√2। अगर केवल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, अभी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ इस तरह से होती है, तो हमें इसको एंगल से भी बताना पड़ेगा कितने एंगल पे कितनी डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कितने एंगल पे है, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी निकाल सकते हैं यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। चलिए फिलहाल मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी तो केवल ये पता चला है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल। फिर जो दूसरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं इसमें। तो ये अगर मैं बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालता तो वैल्यू ज़्यादा आती, और इसकी डायरेक्शन चेंज होती चली गई, सी तक डायरेक्शन कुछ और हो गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ कम हो गया है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हुई वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी मेंशन होती है। जिस तरह से किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती थी,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं किन्हीं दो पोजीशन के बीच केवल एक ही वैल्यू होगी, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली, यानी डिस्प्लेसमेंट हैज़ ओनली वन वैल्यू एंड डिस्टेंस may have infinite values. Displacement will have only single value. तो इनमें कई डिफरेंस हमें देखने को मिले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। उन डिफरेंसेस को थोड़ा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर लेते हैं एक बार। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। नंबर वन, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटी। सबसे मेजर डिफरेंस। सेकंड, there may be more than one values between 2 points initial and final points. इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है। There is a unique value of distance between initial and final points. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट कहा था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस के लिए सो मैनी पाथ्स हो सकते थे और उनकी पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते थे। थर्ड, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए ए पॉइंट से कोई बॉडी 5 मीटर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट बी तक गई स्ट्रेट लाइन में, तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू 5 मीटर। और ये बॉडी अगर वहाँ से वापस पॉइंट सी तक आई और ये बी से सी तक जो डिस्टेंस थी वो थी 3 मीटर, तो अगर मैं ए सी डिस्प्लेसमेंट जानना चाहूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बताया गया था, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता है? ए सी इक्वल टू ये बचता है हमारा 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं वापस आते टाइम बी को इनिशियल और सी को फाइनल पॉइंट मानता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट बी सी कितना होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट बी सी मस्ट बी, इट मस्ट बी -3, बिकॉज 5 में से 3 लेस होकर ही 2 आया है। तो बी से सी तक ये -3 होना चाहिए, तभी 5 में से 3 माइनस होकर 2 आया होगा। और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ए से बी वाज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड फ्रॉम बी टू डी was in opposite direction, that can be taken as negative direction.
तो बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा निगेटिव, ए से बी तक था पॉजिटिव, इसीलिए फिर ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट 5 में से 3 लेस होके 2 आया। तो ये जो मैंने लिखवाया है कैन बी पॉजिटिव, जैसे ए से बी तक देखा पॉजिटिव था, निगेटिव बी से सी तक निगेटिव था, और फिर ए से सी, अगर ए से सी की डायरेक्शन लेता हूँ तो वही डायरेक्शन वही पॉजिटिव वाली। अगर ये पॉइंट बी से सी तक ना आके पूरा बी से फिर ए तक आ जाता तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो जाता, उतना ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक और उतना ही बी से ए तक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता था अगर बॉडी ए पे वापस आ जाती तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो, जबकि डिस्टेंस न कभी 0 हो सकती न कभी नेगेटिव हो सकती। एक बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गई तो फिर कुछ ना कुछ पाथ लेंथ होगी ही, तो वो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव का एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी ए से स्टार्ट हुई, 5 मीटर इधर गई और वहाँ से वापस फिर 7 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में आके ये ए से बी तक गई, बी से सी तक यहाँ पे गई। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए ए सी, तो हम क्या कहेंगे? ए से बी तक अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट था +5 मीटर, लेकिन इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अपना सी चला गया है और वो है कितना, 7 माइनस का, क्योंकि ए से सी तक का था +5 डिस्प्लेसमेंट, बी से सी तक है हमारा -7 डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ए से सी हमारा हो जाएगा +5 और -7, दैट इज -2 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस आ गया, यानी जो पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ली है जस्ट उसके अपोजिट निगेटिव डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। चलिए, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस थे। एक ये हो जाता है कि डिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ किस तरह की सेलेक्ट की गई है, किस पाथ से ये ट्रेवल किया गया है उस पर डिपेंड करता है। जो लॉन्ग पाथ सेलेक्ट किया गया होगा पाथ लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ दिया हुआ है तो पाथ लेंथ डिस्टेंस छोटी हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ लेंथ। डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, किस पाथ से वहाँ पे इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुँचा गया इस पर कोई उसे मतलब नहीं है, ये उस पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंसेस थे, इनको आप अच्छे से देखेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगली टर्म आती है स्पीड। किसी बॉडी की स्पीड को डिफाइन करते हैं तो किसी बॉडी की स्पीड डिफाइन की जाती है उसकी ट्रेवल डिस्टेंस और उसके द्वारा लिए गए टाइम के रेशो से। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जितनी टोटल पाथ लेंथ कवर की गई है और जितने टाइम में कवर की गई है उनके रेशो को हम बोल देते हैं स्पीड। पाथ लेंथ की यूनिट मीटर होनी चाहिए और टाइम की सेकंड, तो स्पीड की यूनिट होनी चाहिए फिर मीटर पर सेकंड। उसके बाद आती है एवरेज स्पीड। नहीं, पहले लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पाथ लेंथ कवर करती है तब उसकी पाथ लेंथ और टाइम टेकन के रेशो को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी व्हेन इक्वल पाथ लेंथ इज कवर्ड by a body in equal time intervals, then its speed is called uniform speed। उसी तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पूछी जाए, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें या तो अनइक्वल पाथ लेंथ इन इक्वल टाइम इंटरवल कर देंगे या फिर इक्वल पाथ लेंथ इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो जब ये यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी कि इक्वल पाथ लेंथ हो और इक्वल टाइम हो, तब इनमें से कोई भी एक चेंज हो जाए तो फिर हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अनइक्वल पाथ लेंथ इन इक्वल टाइम इंटरवल्स और वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरेज स्पीड। अगर कोई मूविंग बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो, कहीं उसकी स्पीड तेज हो रही है, कहीं धीमी हो जाती है, तो तब उसके द्वारा टोटल कवर्ड डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का रेशो कहलाता है एवरेज डिस्टेंस, वो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिट ये भी यहाँ भी वही रहेगी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी किसी भी इंस्टेंट पे कितने भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। यानी वो वास्तव में होती है एवरेज स्पीड ही, लेकिन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। तो इट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर मान लीजिए बहुत छोटे टाइम इंटरवल dt में बहुत छोटा सा ds किया गया, तो फिर ये रेशो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये चेंजेस इस तरह से लिखे जाएं बड़े चेंजेस के टर्म में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो फिर लिखने का तरीका ये है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम इतना छोटा हो कि लगभग उसकी वैल्यू जीरो के आसपास हो। एग्जैक्टली जीरो नहीं कह सकते, लेकिन जीरो के आसपास हो। इतनी छोटी वैल्यू के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशो को बोलते हैं फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए। आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं ये।
एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आने वाला है। एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड मान लेते हैं कोई बॉडी मूव कर रही है और वो ए से बी तक S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से जाती है और B से C तक S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से कवर करती है। तो हम B से C तक की एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तो लेट a body covers S1 distance with speed V1 and S2 distance with speed V2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई हमारी S1 प्लस S2, लेकिन टाइम निकालना है अभी। तो पहले A से B तक का टाइम निकाल लेते हैं, बिकॉज टाइम फ्रॉम A टू B, अगर इसको T1 नाम दें तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस को हम उस स्पीड से डिवाइड कर दें, और B से C तक का टाइम हो जाएगा टाइम फॉर B टू C, फ्रॉम B टू C। T2 इक्वल टू वहाँ तक की डिस्टेंस है S2 और स्पीड थी वहाँ की V2। तो टोटल टाइम इन दोनों का टोटल करके हमारा निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस S1 और S2 को ऐड करके आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देयरफॉर एवरेज स्पीड, शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड V के ऊपर ऐसे बार का निशान लगा लेते हैं तो ये सिंबल बन जाता है एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, S1 प्लस S2 इज टोटल डिस्टेंस, एंड T1 T2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने निकाला है T1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2। तो ये हमारा हो जाता है S1 प्लस S2 अपॉन T1 की वैल्यू आई है S1 अपॉन V1 और T2 की वैल्यू आ गई है S2 अपॉन V2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस और स्पीड की टर्म में इस तरह से हमने डिराइव कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जिससे कि ये न्यूमेरिकल में और अच्छी तरह से यूज होगा। मैं यहाँ से डायग्राम हटा देता हूँ और यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ इसको और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ़ S1 इक्वल टू S2, अगर दोनों डिस्टेंस बराबर होती, A से B और B से C, ये दोनों डिस्टेंस ही बराबर होती, ये भी S होती, ये भी S होती, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आता? तो S1 ये S2 है, S1 और S2 दोनों की जगह S रख के इसको सोल्व करते हैं। देन एवरेज स्पीड होती हमारी S प्लस S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। ऊपर क्या हो जाएगा 2S और नीचे S कॉमन लेके हो सकता है 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। S से S काट देते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारा 2, नीचे V1 V2 एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड बन के आ जाती है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2।
यानी मूविंग बॉडी की जो स्पीड्स थी, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करने में जो भी स्पीड रही, अगर वो डिस्टेंस बराबर थी तो फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये इससे निकल जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कंडीशन याद रखने की है कि डिस्टेंस जब इक्वल हैं तब। दूसरी कंडीशन है कि टाइम दोनों डिस्टेंस कवर करने में इक्वल होता तो, तब ये फॉर्मूला हमारा क्या आता। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, सेकंड कंडीशन। When T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, अगर दोनों पार्ट में टाइम बराबर लगा होता, डिस्टेंस बराबर ना होती। अब की बार कंडीशन है कि डिस्टेंस अलग अलग होती और टाइम सेम होता। टाइम सेम कब हो सकता था कि जब कम डिस्टेंस ट्रेवल की तब स्पीड कम रखी होगी, और जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की तब स्पीड बढ़ा दी गई होगी ताकि उतना ही टाइम लगे। तो टाइम इक्वल था और डिस्टेंस वही अलग अलग थी, S1 S2। तो तब ये डेरिवेशन हमारा क्या आता। तो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला यहाँ से लेकर चलते हैं। देन एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T प्लस T, T1 T2 की दोनों की वैल्यू। लेकिन S1 और S2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अभी टाइम की वैल्यू क्या आई थी हमारी, T1 की वैल्यू आई थी S1 अपॉन V1, इसलिए T1 की वैल्यू जब T है तो T की वैल्यू हुई S1 अपॉन V1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो S1 की वैल्यू आ जाती है मेरी V1 इंटू T, जो यहाँ हम रिप्लेस करने वाले हैं। उसी तरह से सेकंड पार्ट का टाइम निकाला था, तो डिस्टेंस S2 थी, स्पीड V2 थी, टाइम T1 T2 बराबर हो ही गए हैं। यहाँ T1 T2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो S2 की वैल्यू हो जाती है हमारी V2 इंटू T। ये S1 S2 दोनों की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड मेरी आ जानी चाहिए V1T प्लस V2T अपॉन T प्लस T हो जाएगा 2T, ऊपर से T कॉमन ले लेते हैं, V1 प्लस V2 इंटू T अपॉन 2T, T से T कैंसिल हो जाता है, और एवरेज स्पीड अब की बार आती है इस फॉर्मूले से V1 प्लस V2 अपॉन 2। न्यूमेरिकल में ये बहुत सारी गलतियाँ होती हैं कि किसी मूविंग बॉडी की दो वेलोसिटी देते हैं और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो गलती से क्या करते हैं, दोनों स्पीड को टोटल करके दोनों स्पीड का 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब से पहले एवरेज निकालने का कॉमन सा फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन ये कंडीशन वाइज अगर दोनों पार्ट इक्वल टाइम के हैं तो फिर ये फॉर्मूला ठीक है। लेकिन अगर दोनों पार्ट में टाइम अलग अलग है और डिस्टेंस सेम है तो फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को अच्छी तरह से तैयार रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए गुड डे।